प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आप सब पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन, और हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था उत्प्रेरण यानी कि कैटालाइसिस। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कोलाइड विलयन या कोलाइडल सिस्टम। अब कोलाइडल सिस्टम क्या होते हैं, कोलाइड विलयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हमारी डेली लाइफ में कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम आज के इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोलाइड विलयन हमारे अस्तित्व में कैसे आए, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, इस सब को समझने के लिए पहले हमें एक छोटा सा क्लासिफिकेशन, एक छोटा सा वर्गीकरण विलयन का समझना पड़ेगा। तो विलय के कणों के आधार पर जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनके साइज के बेसिस पर जो विलयन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर तीनों प्रकार के विलयन लिखे गए हैं। पहला जो विलयन होता है उसको हम वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा जो विलयन है उसको हम कोलाइडल विलयन कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा जो विलयन होता है उसको हम निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं। मान लीजिए आप घर में हैं और आप एक सॉल्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं। आपने एक कांच का गिलास लिया हुआ है जिसमें पानी रखा हुआ है, और उसमें आपने एक चुटकी नमक या शक्कर क्या किया, लिया और उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब आप बताएं, क्या आप नमक या शक्कर के पार्टिकल्स को उस विलयन में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? वास्तविक विलयन कहलाता है। दरअसल होता क्या है कि जब वास्तविक विलयन बनते हैं तो विलायक और विलय के कणों का आकार कैसा होता है? एक बराबर होता है। तो जब कणों का आकार एक बराबर होगा तो ना तो सेपरेटली हम विलायक के कणों को देख पाएंगे और ना ही विलय के कणों को देख पाएंगे। तो ऐसा जो विलयन है वो कौन सा विलयन कहलाता है? तो वास्तविक विलयन कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है कि शक्कर या नमक का जल में बना हुआ विलयन काय का निर्माण करेगा? ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण करेगा, वास्तविक विलयन का निर्माण करेगा। अब कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इस प्रकार के विलयनों के जो विलय के कण का साइज पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि वास्तविक विलयन है तो उसके जो विलय के कण हैं उनका साइज यदि नैनोमीटर में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि विलय के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से भी कैसा होता है? छोटा होता है। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछें तो 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। अगर मीटर में पूछें तो 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। और यदि सेंटीमीटर में पूछें तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कैसा होता है? कम होता है। तो ये चारों मेजरमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं, जिनमें विलय और विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। विलय के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए ना तो हम विलायक के कणों को ना ही विलय के कणों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो नग्न आंखों से देख पाना तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर के माध्यम से या अर्धपारगम्य झिल्ली, चर्मपत्र झिल्ली के माध्यम से भी अलग रखें तो भी क्या होते हैं? ये फिल्टर पेपर से भी आर पार चले जाते हैं और चर्मपत्र की अर्धपारगम्य झिल्ली से भी आर पार चले जाते हैं। यानी कि फिल्टर पेपर और चर्मपत्र की झिल्ली के आर पार विसरित हो जाते हैं। अगला है कि इनमें विसरण की दर कैसी होती है? अधिक होती है। तो यदि पार्टिकल छोटे होंगे तो विसरित होने की दर कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि वास्तविक विलयन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा, 10 एंगस्ट्रॉम से कम, 10⁻⁹ मीटर से कम, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? वास्तविक विलयन कहलाते हैं। शक्कर या नमक का जल में बना विलयन इसका क्या है? उदाहरण है। हम इन्हें नग्न आंखों से, विलय के कणों को नग्न आंखों से और यहाँ तक कि विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। और इनमें विसरण की दर कैसी होती है? अधिक होती है। कौन से विलयन कहलाते हैं? वास्तविक विलयन कहलाते हैं। अब हम कोलाइड विलयन को पढ़ने से पहले निलंबन के बारे में जानते हैं कि निलंबन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि निलंबन को कैसे बनाया जाए। तो मान लीजिए कि आपने कांच के गिलास में पानी लिया हुआ है और उसमें या तो आपने मिट्टी को घोल लिया है या चूने को घोल लिया है। अब मिट्टी और चूने को घोलने के बाद कांच की छड़ से आपने पानी के अंदर मिट्टी को क्या कर दिया है? घोल दिया, या चूने को क्या कर दिया? घोल दिया। तो जब तक उस विलयन में मूवमेंट बना रहेगा आपको लगेगा कि जो चूना या मिट्टी है वो पानी में क्या हो गई है? घुल गई है। लेकिन यदि कुछ देर के लिए आप उस विलयन को रख दें तो क्या देखेंगे कि
जो मिट्टी या चूना है वो कहाँ बैठ जाएगा, गिलास में नीचे बैठ जाएगा। तो ये अस्थायी विलयन होते हैं। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, निलंबन कहलाते हैं। ठीक है। अगर निलंबन कणों के साइज की बात करें, निलंबन के पार्टिकल्स की साइज की बात करें, विलय के कणों के आकार की बात करें तो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। विलय के कणों का आकार जो होता है वो 100 नैनोमीटर से कैसा होता है, अधिक होता है। किन्हीं किन्हीं किताबों में आजकल 1000 नैनोमीटर से अधिक भी दे रहे हैं। 10,000 एंगस्ट्रॉम से विलय के कणों का आकार कैसा होता है, अधिक होता है। अगर मीटर की बात करें तो 10 की घात -6 मीटर से अधिक होता है। और यदि सेंटीमीटर की बात करें तो 10 की घात -5 सेंटीमीटर से कैसा होता है, अधिक होता है। तो ये चारों मेजरमेंट आपको, चारों माप आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया कि बालू या मिट्टी का जल में बना हुआ विलयन का एग्जाम्पल है, निलंबन या सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। और इन्हें हम भली भांति नग्न आंखों से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए कोई विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की, यानी कि इनके विलय के कणों को देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें कि ये फिल्टर पेपर या चर्मपत्र झिल्ली के आर पार जा सकते हैं तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि विलय के कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि ना तो वो फिल्टर पेपर के आर पार आ जा सकते और ना ही चर्मपत्र की झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। और विसरण तो बहुत कम होगा ही, क्योंकि विलय के कण बहुत भारी हैं, आकार बड़ा है, तो विसरण की दर कैसी होगी, कम होगी। एक और खास बात कि वास्तविक विलयन जो होता है वो समांगी तंत्र होता है। जो वास्तविक विलयन है वो कैसा तंत्र है, समांगी तंत्र है। समांगी तंत्र यानी होमोजीनस सिस्टम। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये समांगी तंत्र क्या है, होमोजीनस सिस्टम क्या है। तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने गिलास में पानी लिया और उसमें आप नमक को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो एक बार जब नमक घुल जाता है तो फिर वो कभी तली में नहीं बैठता। तो अगर पानी में नमक को घोला है तो वो सभी जगह, पानी के अंदर सभी जगह एक समान दर से, एक समान वेग से क्या हो गया है, घुल गया। यानी पानी में सभी जगह नमक की क्वांटिटी कैसी है, एक जैसी है। तो ऐसा तंत्र कौन सा तंत्र कहलाएगा, समांगी तंत्र कहलाएगा। लेकिन सपोज कि आपने शहद या गोंद ली है और पानी में आप उसको क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो यदि शहद नीचे जाकर क्या हो गई है, बैठ गई है, हम क्या देखेंगे कि सरफेस पर तो शहद की मात्रा कैसी है, कम है, लेकिन तली में कैसी है, ज्यादा है। जब तक हम उसमें छड़ नहीं चलाएंगे तब तक शहद पानी में नहीं घुल रही है। तो ऐसा तंत्र कौन सा तंत्र कहलाएगा, विषमांगी तंत्र। यानी कि विलायक के अंदर विलय की हर जगह मात्रा एक जैसी नहीं है। तो ऐसा तंत्र कौन सा तंत्र कहलाएगा, विषमांगी तंत्र। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि वास्तविक विलयन कैसा तंत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा कि समांगी तंत्र है, यानी होमोजीनस सिस्टम है। निलंबन कैसा है, हेटेरोजीनस है, विषमांगी तंत्र है कि पानी के अंदर यदि बालू के कणों को क्या कर दिया है, घोल दिया है, तो हम देख पाते हैं कि विलय के जो कण हैं वो नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो नीचे तली में विलय के कणों की सांद्रता ज्यादा है, जबकि और जगह पर कैसी है, कम है। तो ये आपका हेटेरोजीनस या विषमांगी तंत्र कहलाता है। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि कोलाइडल विलयन क्या होते हैं। तो वास्तविक विलयन का जो साइज था और जो निलंबन का साइज था, उनके बीच के साइज वाले जब विलय के कण होते हैं तो ऐसा बना हुआ विलयन क्या कहलाता है, कोलाइडल विलयन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर है और यहाँ कितना है, 100 नैनोमीटर से अधिक है। ये 1 नैनोमीटर से कम है, ये 100 नैनोमीटर से कैसा है, अधिक है। लेकिन जब विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होगा तो ऐसा बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडल विलयन कहलाएगा। विलय के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कैसा था, कम था। निलंबन में 10,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक था। लेकिन जब विलय के कणों का आकार इन दोनों परिसीमाओं के बीच में होगा तो ऐसे विलय के कण वाला विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडल विलयन कहलाएगा। दरअसल कोलाइड कैसे अस्तित्व में आई, तो सबसे पहले कोलाइड विलयन या कोलाइड कणों के बारे में बताने का श्रेय किसको जाता है, थॉमस ग्राहम को जाता है। थॉमस ग्राहम ने 1861 में विसरण संबंधी बहुत सारे प्रयोग किए और विलयनों को 2 भागों में बांटा, एक क्रिस्टलाल और एक कोलाइड। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक चर्मपत्र की झिल्ली है। थॉमस ग्राहम ने विलयन को इस चर्मपत्र की चमड़े की झिल्ली के अंदर लिया तो उन्होंने देखा कि विलयन का कुछ पार्ट ऐसा था जो चर्मपत्र की झिल्ली के आर पार मिश्रित हो गया था। तो थॉमस ग्राहम ने कहा कि ऐसे पदार्थ से बने हुए विलयन जो कि चर्मपत्र झिल्ली के आर पार मिश्रित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाल कहलाते हैं। लेकिन यदि विलयन के
अब यह विलयन के कण चरणपत्र झिल्ली के आर पार मिश्रित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? कोलाइड विलयन कहलाते हैं। कोलाइड विलयन जो है दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, कोला और इयोइड्स। तो ये ग्रीक भाषा के शब्द है। कोला का मतलब होता है गोंद और इयोइड्स का मतलब होता है के समान, यानी कोलाइड्स का मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान गाढ़े होते हैं क्या कहलाते हैं? कोलाइड विलयन कहलाते हैं। शुरू में ऐसा मान लिया गया कि जिस तरह पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसी तरह कोलाइड भी अपने आप में क्या है? अवस्था है। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे और बाथरूम में गए और टूथपेस्ट आपने उठाया, और यदि किसी ने पूछ लिया कि भैया बताओ टूथपेस्ट क्या है? ठोस है? आप कहेंगे नहीं। द्रव है? नहीं। गैस है? नहीं। बल्कि ये अलग से एक अवस्था है जिसको कौन सी अवस्था कहते हैं? कोलाइड अवस्था कहते हैं। तो शुरू में ये माना जाने लगा कि पदार्थ की एक और अवस्था आ गई है जिसको हम क्या कह रहे हैं? कोलाइड अवस्था कह रहे हैं। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिक लगातार इस पर प्रयास करते रहे तो उन्होंने देखा कि कोलाइड पदार्थ की अलग से अवस्था नहीं है, बल्कि एक मध्यवर्ती अवस्था है। सपोज कि आप कोई गिलास में पानी ले रहे हैं और उसमें आपने शक्कर क्या कर ली है? घोल ली है। शुरू में घोली तो घुल गई, लेकिन जैसे जैसे आप शक्कर की मात्रा को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे, तो एक गाढ़ा गाढ़ा विलयन आपको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा, और आप कहेंगे कि अब जो विलयन प्राप्त हुआ है वो कोलाइडी विलयन है। और यदि आप इस कोलाइडी विलयन में और ज्यादा शक्कर की मात्रा डालेंगे तो अब कौन सी अवस्था आ जाएगी? ठोस अवस्था आ जाएगी। यानी कि द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच की जो कड़ी है, बीच की जो स्टेट है, वो कोलाइडल स्टेट कहलाती है। तो अब ये मान लिया गया है कि कोलाइड जो है वो पदार्थ की एक मध्यवर्ती अवस्था है, ना कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कई बार वैकल्पिक प्रश्नों में पूछा जाता है कि कोलाइड के बारे में बताने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको याद रखना है थॉमस ग्राम को जाता है। कब इन्होंने इसके बारे में बताया? 1861 में बताया। वे पदार्थ जो चरणपत्र की झिल्ली के आर पार विचलित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाभ। और वे पदार्थ जो चरणपत्र की झिल्ली के आर पार विचलित नहीं होते क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। और कोलाइड दो वर्ड से मिलकर बना है, कोल और वाइट्स। कोल का मतलब होता है गोंद और वाइट्स का मतलब होता है के समान, यानी ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान गाढ़े होते हैं क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मान लीजिए आपने NaCl को जल में घोला, नमक को पानी में घोला, तो इस तरह से बना सिस्टम क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलॉइड्स कहलाएगा। लेकिन वही NaCl जब आप बेंजीन में घोलोगे तो कोलाइड का निर्माण होगा। यानी सीधी सी बात है कि एक ही पदार्थ से क्रिस्टलाभ भी बनाया जा सकता है और कोलाइड भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये बात किस पर डिपेंड कर रही है कि कोलाइड बनेगा कि क्रिस्टलाभ? परिक्षेपण माध्यम पर, विलायक पर डिपेंड कर रही है। इसी तरह साबुन को जब आप पानी में घोलते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, लेकिन उसी साबुन को यदि आप अल्कोहल में घोलोगे तो क्रिस्टलाभ बनेगा। सल्फर को पानी में घोलोगे तो कोलाइड बनेगा, लेकिन जब सल्फर को अल्कोहल में घोलोगे तो क्रिस्टलाभ बनेगा। तो आप देख रहे हैं उसी पदार्थ से क्रिस्टलाभ भी बन सकते हैं, उसी पदार्थ से कोलाइड भी बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि क्रिस्टलाभ बनेंगे कि कोलाइड, ये डिपेंड करेगा उनके परिक्षेपण माध्यम पर। तो कोलाइड के बारे में काफी कुछ चीजें आप जान गए हैं। कोलाइड पार्टिकल का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर तक होता है। एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं। मीटर में बात करें तो 10 की घात -9 मीटर से 10 की घात -6 मीटर के मध्य होता है। और यदि सेंटीमीटर की बात करें तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -5 सेंटीमीटर के मध्य मिले के कणों का आकार होता है। और एग्जाम्पल है कि यदि यूरिया, स्टार्च, जिलेटिन, इन सब के हम विलयन बनाएं। स्टार्च के बारे में जानते हैं, ग्लूकोज का बहुलक होता है। जिलेटिन के बारे में जानते हैं, एक अच्छा प्रोटीन है। आप जो कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल के ऊपर की जो लेयर होती है वो काय की बनी होती है? जिलेटिन की। और आपको पता होगा कि जिलेटिन कहाँ से मिलता है? तो विशेषकर सुअर की जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में पाया जाने वाला प्रोटीन जिलेटिन होता है। तो यहाँ पर यदि यूरिया है, स्टार्च है, जिलेटिन है, यदि आप इनके कोलाइडी विलयन बनाएंगे तो कणों का साइज इस रेंज में आएगा। अब कोलाइडी विलयनों के कणों को क्या हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं? तो हाँ, यदि विशेष सूक्ष्मदर्शी यूज कर रहे हैं तो आप कोलाइडी विलयन के कणों को आराम से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कोलाइड विलयन जो होते हैं वो केवल फिल्टर पेपर के आर पार तो चले जाते हैं, लेकिन चर्मपत्र की झिल्ली के आर पार विचलित नहीं होते। और यदि विसरण की बात करें तो वास्तविक विलयन की तुलना में ये कम विचलित होते हैं, लेकिन निलंबन की तुलना में अधिक विचलित
मिश्रित होते हैं। तो हमने पढ़ा वास्तविक विलयन, हमने पढ़ा कोलाइडल विलयन, हमने पढ़ा निलंबन और कोलाइड के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी भी आज के इस लेक्चर में हमने क्या की है, हासिल की है। और एक और छोटी सी बात के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे कि जब भी हम कोलाइडी तंत्र की बात करते हैं, जैसे हम विलयन की बात कर रहे हैं, तो विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, विलायक और विलेय। और हमने पढ़ा है कि विलायक की मात्रा ज्यादा होगी और विलेय की मात्रा हमेशा कैसी होगी, कम होगी। लेकिन यदि कोलाइड विलयन बन रहा है तो कोलाइड विलयन जब भी बनेगा तो कोलाइड विलयन में भी दो चीजें हैं, एक विलायक है और एक क्या है, विलेय। लेकिन यहाँ हम विलायक और विलेय नाम से उसको नहीं पुकारेंगे, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग ही है। यहाँ पर जो विलायक होता है उस विलायक को हम परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्जन मीडियम के नाम से पुकारेंगे, और जो हमारी विलेय के कण हैं, जो विलेय प्रावस्था है, उसे हम विलेय ना कहकर क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। तो अब हम आगे से विलायक और विलेय नहीं कहेंगे, हम विलायक को परिक्षेपण माध्यम और विलेय को क्या कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो आज के लेक्चर में कोलाइडल विलयन के क्लासिफिकेशन में बढ़ने से पहले हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइडल सिस्टम के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो सब हासिल कर ली है। आगे के लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने नवांकुर विद्यापीठ गंज वासुदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।